हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सरित क्लासेस। स्वागत है आपका सरित क्लासेस के डे 2, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डेली के हम 10 एमसीक्यू कर रहे हैं ज्योग्राफी के। फिलहाल हम आपको ज्योग्राफी के प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ ही साथ जैसे जैसे हम ये ज्योग्राफी कवर करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर और नए सेक्शंस ऐड करते जाएंगे। इसके अंदर जैसे कि आपके हो जाएंगे हिस्ट्री और बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं कवर होते जाएंगे। तो चलिए आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, अच्छा हमने पेन पिक नहीं किया तो चलिए एक बार हम यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। रेड कलर बिल्कुल सही जचता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपना जो डे 2 है उसके अंदर हम ज्योग्राफी का पहला सवाल देखिए। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके। एट विच प्लेस विल यू फाइंड मैक्सिमम सनलाइट इन दिसंबर। अब यहाँ पे देखिए आपसे एक सवाल पूछा गया है कि ये मान के चलिए कि हमारा प्यारा भारत है और इसके अंदर वो ये पूछना चाह रहा है, वो ये समझना चाह रहा है कि इंडिया के अंदर दिसंबर के महीने में मैक्सिमम सनलाइट कहाँ होती है। बताइए दिसंबर के महीने में मैक्सिमम सनलाइट कहाँ होती है। बिल्कुल सही जवाब दिया, जो यहाँ पे पहुंचता है, मतलब जो सिटी या फिर कोई यहाँ पे स्टेट यहाँ पे लाई करता है वहां पे मैक्सिमम सनलाइट होनी चाहिए। कैलकाटा की लोकेशन कहाँ है, कैलकाटा आपका यहाँ पे लाई करता है, राइट। ले आपका यहाँ पे ऊपर लाई करता है यानी कि जम्मू कश्मीर के पास। और पुणे कहां पे लाई करता है, पुणे ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, यहां पे लाई करता है पुणे आपका, राइट। यहां पे आपका मिलता है कन्याकुमारी, जो कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब यहां पे हम समझते हैं कि भाई जो हमने चीजें यहां पे देखी हैं कि सनलाइट किस तरफ कहां ज्यादा पड़ रही है, ये ऐसा होता क्यों है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी अर्थ है वो क्या करती है, सूरज के चारों तरफ इस तरीके से चक्कर लगाती है। ये एक इलिप्टिकल पाथ फॉलो करती है। तो कभी क्या होती है, जो अर्थ सूरज से ज्यादा दूर होती है, कभी वो ज्यादा नजदीक आ जाती है। तो इसी की वजह से क्या होते हैं, जो सूरज है इसकी वजह से यहाँ पे आपको सीजन, डे, टाइम सब कुछ बदलते हुए दिखाई देते हैं। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग फैक्टर मायने करते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक मैंने आपको छोटा सा एक डायग्राम यहाँ पे बना के दिया, आप इसको एक बार समझे कि ये आपको किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है। इसमें आपको ये पता चलता है कि जो अर्थ आपकी 23.5 डिग्री क्या है, थोड़ी सी अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, उसकी वजह से यहाँ पे वेरिएशन होता है किसके अंदर, डे में और नाइट में, राइट। तो यहाँ पे जो आपका पोल वाला पार्ट है, पोल के पार्ट के अंदर क्या बोला गया है, नदर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है। ये पोल वाली कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं। और ऐसा इक्वेटर पे अगर आप देखेंगे, इक्वेटर पे क्या होता है, 12 घंटे 12 घंटे क्या होता है, बिल्कुल प्रॉपरली डिवाइडेड होता है। लेकिन जो हमने यहाँ पे बात की है किसकी, कन्याकुमारी की, कन्याकुमारी इक्वेटर से थोड़ा ऊपर पड़ती है। तो यहाँ पे अगर हम कंपैरेटिव बात करें इस एरिया से और इस एरिया की, तो जो सनलाइट है यहाँ पे ज्यादा मिलती है, राइट। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब जो ये सवाल है ना, बहुत बेहतरीन सवाल है, क्योंकि उस जो 1979 का ही ये सवाल है और उस वक्त का ये करंट अफेयर था। अब मुझे लगा कि यार ये सवाल छोड़ देना चाहिए, फिर मुझे एकदम से ना क्लिक हुआ, रे ज्योग्राफी ऑप्शनल में हमारा शुगर इंडस्ट्री से भी जो टॉपिक है हमारे ऑप्शनल के सिलेबस में है, टेक्सटाइल भी हमारे सिलेबस में, आयरन एंड स्टील भी है इसके अंदर। बोकारो स्टील प्लांट आया था, भिलाई स्टील प्लांट आया था, और इसके अंदर अभी आंध्र प्रदेश के अंदर एक स्टील प्लांट लगाया गया है। तो ये क्या है, हमारे सब्जेक्ट का पार्ट ही है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो मुझे लगा यार ये लेना चाहिए और इनके प्रोसेसेस कैसे होते हैं वो समझाने चाहिए। तो लेकिन अभी आपके सामने जो सवाल है वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर आर एम्प्लॉयड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री। यानी ये एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर मैक्सिमम एम्प्लॉय काम करते हैं, राइट। ये कंडीशन बता दिया। अब इस फैक्ट्री का नाम बताना है, शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, जूट, आयरन एंड स्टील। सही जवाब है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में क्या होता है, टेक्सटाइल में क्या होता है कि थ्रेड्स को ना एक कंप्लीट एक लंबी सी एक मशीन होती है, उसके अंदर उसको सीधा आगे लगाया जाता है, फिर वो कपड़ा बनता है। टेंशन मत लीजिए, इसके ऊपर एक हम अलग से कंप्लीट लेक्चर हम कंडक्ट करेंगे, लेकिन पहले हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस जो ये हमारा सेगमेंट है इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम ये क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें कवर करेंगे। अब शुगर इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है ये आप यहां पे देखिए, ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसके बाद क्रेन के ऊपर लगाया जाता है, फिर उसके बाद अलग अलग यहाँ पे प्रोसेसेस चलते हैं। जो बच्चे थोड़ा सा डीप में पढ़ना चाहते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम लगा दिया है, लेकिन डिटेल में आपको करवाएंगे जब ये एक हम स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाला टॉपिक करेंगे, तब आपको डिटेल में बताया जाएगा कि
लेबोरेटरी के अंदर क्या काम होता है, फिर इसको हीटअप क्यों किया जाता है, राइट। इंटरनली अगर आप देखना चाहें कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। सबसे पहले आपको दरवाजे पे क्या दिखाई देंगे, इस तरीके के बड़े बड़े ट्रक दिखाई देंगे जो अपने ऊपर गन्ने को लाद के लेके जाते हैं। फिर यहाँ पे इंटरनल प्रोसेस चलती है, गन्ने को एकदम चूरा बनाया जाता है, मतलब उसके जो जूस होता है ना उसको निकाल लिया जाता है, और उसके बाद एक फाइनल प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरीके से व्हाइट व्हाइट जो चीनी होती है वो आपको फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे मिलती है, राइट। इसी के साथ चलते हैं अपने थर्ड सवाल पे, जो कि है इंडिया अर्न्स मैक्सिमम फॉरेन रिजर्व या फिर फॉरेन एक्सचेंज, दोनों में क्या फर्क है बताता हूं अभी। इंडिया अर्न्स मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी। देखिए फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक पिक्चर मैंने लगाई है, अच्छा आंसर के साथ ही लगा दी, आंसर आयरन है। तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का मतलब समझिए, ये क्या है, डॉलर है, और ये है आपका इंडियन रुपीज है जिसको मैं आईआर बोल रहा हूं, और ये डॉलर है तो इसके लिए हम डॉलर का साइन लगा देते हैं। जब डॉलर से रुपीज एक्सचेंज होता है वो क्या कहलाता है, फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है वो, ठीक है। फॉरेन मतलब विदेशी मुद्रा इंडिया के अंदर जब आती है, ऑलराइट। इसके बाद आपका फोर्थ सवाल है, द सी टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सटेंड अप टू, किस नॉटिकल माइल तक इंडिया की टेरिटरी एक्सटेंड करती है। देखिए 200 नॉटिकल माइल तो होती है, क्या होती है, ये आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक जोन EEZ बोला जाता है 200 नॉटिकल माइल को। और ये लिया कहां से जाता है, एक मैं डायग्राम के तहत आपको समझाऊंगा। ये राइट आंसर है यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल। अब यहाँ पे ये डायग्राम आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, राइट। इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, इंडिया के बगल में ना आपको कुछ हाईलाइटेड पार्ट दिखने को मिल रहा है, यानी कि मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं। ये क्या कहलाता है, इंडिया का जो सोवरेन राइट है इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, राइट। लेकिन इसके अंदर भी ना सेग्रीगेशन है। किस तरीके से सेग्रीगेशन है, यहां पे देखिए, लैंड के मतलब ये मान के चलिए हम इंडिया को ऐसे बनाते हैं, लेकिन अगर आप डेप्थ में जाए कुछ इस तरीके की इररेगुलर शेप बनती है, राइट। ये कुछ इस तरीके की इररेगुलर शेप बनती है। अब पता कैसे किया जाए कि नॉटिकल माइल कहां से स्टार्ट हो, एक इस तरीके की बाउंड्री बनाई जाती है जो सबसे बाहर पॉइंट निकला हुआ है, ये तो कहलाता है आपका इंटरनल वाटर। ये हो गया आपका IR यानी कि इंटरनल वाटर हो गया, राइट। अब ये इंटरनल वाटर है, इसकी बात नहीं कर रहे, हम टेरिटोरियल सी की बात कर रहे हैं। यहां से जो आपका स्टार्ट होता है 12 नॉटिकल माइल तक आपका क्या कहलाता है, टेरिटोरियल वाटर। उसके आगे देखिए ये आपका अगले 12 माइल तक क्या कहलाता है, कंटिगुअस जोन। क्या कहलाता है, कंटिगुअस जोन। और इसके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप क्या कीजिए, हमारे जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर हमने ओशनोग्राफी को काफी डिटेल से किया है, उसके अंदर ये टॉपिक बहुत अच्छे से करवाया गया है, वहां पे आप अच्छे से समझिएगा इसको। तो आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आंसर आपको मैंने दे दिया था, रिक्टर स्केल इज यूज्ड टू मेजर। रिक्टर स्केल क्या होता है बताइए, एक होता है सिस्मोग्राफ, एक होता है रिक्टर स्केल। ये बेसिकली होते क्या है, ये यूज किए जाते हैं अर्थक्वेक को नापने के लिए। किस इंटेंसिटी का अर्थक्वेक है बताते हैं, अर्थक्वेक क्या होता है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो सबसे पहले हम अपना बेसिक थोड़ा सा यहाँ पे ऐड ऑन करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं विद इन 1 मिनट में। देखिए जो हमारी अर्थ है उसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से 3 अलग अलग लेयर पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं मेंटल कोर क्रस्ट, इस तरीके से हम नाम से जानते हैं। और फिर इसके अंदर और डिटेल में जब जाते हैं, इसमें एस्थेनोस्फीयर और सारी चीजें मिलते हैं, राइट। फिर उसके बाद हमें ये पता चलता है कि कोई लिक्विड पार्ट है, कोई यहाँ पे सॉलिड पार्ट है, और कोई ओनली सॉलिड है, कोई लिक्विड सॉलिड का मिक्सचर है, और कोई जेली लाइक है। ये हमें कैसे पता चलता है, ये पता चलता है जब भूकंप आता है ना किसी भी पॉइंट के ऊपर, और वहां से कुछ वेव्स निकलती हैं, ये इसमें विजिबल नहीं है, कुछ इस तरीके से वेव निकलती हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में हम पी वेव एस वेव डिफाइन कर देते हैं, राइट। अब ये पी वेव एस वेव क्या होती है, ऑलरेडी हमने इसको कवर किया हुआ है, बस आपको यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ टॉपिक यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें क्लब कर दी है। तो ये क्या होती है, जब वेव्स निकलती हैं, अब वेव के पास क्या ताकत है, क्या इंटेंसिटी है, उसको नापने के लिए अलग अलग हमने क्या बनाए हैं, मीटर्स बनाए हैं, या फिर हमने अलग अलग स्केल डेवलप किए हैं, राइट। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 2 3 4, इस तरीके से हमने इसको क्या किया है, मार्क किया हुआ है। अगर एक होगा कुछ नहीं पता चलेगा, अगर 2 या 3 के बीच में होगा, जो पॉट है वो इधर उधर आपको हिलता हुआ दिख रहा है, राइट। 4 में क्या होगा, रखी हुई चीजें नीचे गिर जाएंगी, 5 में पूरे घर हिलना स्टार्ट हो जाएगा।
ये इस तरीके से इंटेंसिटी बढ़ती हुई जाती है, राइट। अब ये नापा कैसे जाता है, ये इस तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये फ्रीली हैंड क्या होते हैं, लटके हुए होते हैं। आप कभी एक ना प्रैक्टिस कीजिएगा, एक धागे के साथ कोई भी चीज ना मेटल की या फिर कोई भी आप पेन ही लगा लीजिए और हाथ को इस तरीके से हिलाइए, ये पेन ना कुछ इस तरीके से हिलता जाएगा। और जब ये पेन इस तरीके से हिलता है भूकंप के टाइम पे, ये जो पीछे आपको दिख रहा है, ये ग्राफ पे ना लिखता जाता है, वहां से फिर हमें पता चलता है रीडिंग कितनी है, राइट। ऊपर तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके रिएक्टर स्केल के एग्जाम्पल हैं, इस तरीके से रिएक्टर स्केल को नापा जाता है। और ये आपका एग्जाम्पल है किसका, सिस्मोग्राफ का, राइट। तो इनमें डिफरेंस होते हैं, ये है कि एक में 32 गुना एनर्जी बढ़ जाती है, राइट। तो अगला हमारा सवाल आता है, विंटर रेन इज मद्रास, यानी कि मद्रास ये आपका एरिया यहां पड़ता है, इस एरिया के अंदर विंटर के अंदर बारिश क्यों होती है। चलिए यहाँ पे तो हमें समझ में आता है, ये हमारा ओके, इसको क्या करते हैं, ढंग से बनाते हैं इंडिया के मैप को, राइट। ओके, देखिए हमें पता है कि विंटर में बारिश होती है, नो डाउट, लेकिन हर जगह एक फिनोमेना नहीं लगता। ये हमने अपने ऑप्शनल के सब्जेक्ट में पढ़ा था। इस तरीके से आपकी दो ब्रांचेज आती हैं मेडिटेरेनियन सी से, जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। ये लेके आती है स्नो और ये लेके आती है बारिश, यानी कि हम इसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ऑप्शनल में आप जीएस के स्टूडेंट हो तो आप इसको रेन भी बोल सकते हैं। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब ये क्या करता है, सिर्फ जो नदन पार्ट है ना वहीं तक सीमित होता है। कहां तक सीमित होता है, नदन पार्ट तक सीमित होता है। लेकिन मद्रास आपका यहां पे आता है, तो विंटर में यहां क्यों बारिश होती है, सवाल ये पूछा गया आपसे, राइट। अब देखिए सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है कि ये साउथ ईस्ट मानसून है, उसकी वजह से होता है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, बारिश दिखानी है, तो हम यहां पे ले रहे हैं ब्लू कलर। तो आप समझिए साउथ और वेस्ट डायरेक्शन किस तरफ से होती है, ये हो गया आपका साउथ और ये हो गया आपकी वेस्ट डायरेक्शन को डिपिक्ट करता हुआ। तो जो मानसून की हवाएं जब आती है ना, जिसको सोमाली जेट बोला जाता है, वो 1.5 किलोमीटर की हाइट के ऊपर फ्लो करती हुई इंडिया की तरफ आती है। मानसून के पीछे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो रीजन है कवर कर चुके हैं, देखिएगा लेक्चर्स के अंदर। ये दो ब्रांचेस में बट जाती है, एक ब्रांच आती है इस तरफ, एक ब्रांच आती है इस तरफ। अब ये आगे सीधी सीधी जाती जाएगी, बारिश करेगी बारिश करेगी बारिश करेगी। क्या ये कहीं पे मद्रास के ऊपर है, नहीं जा सकती, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट ने सारी बारिश को मद्रास पे जाने से रोक दिया। बारिश नहीं होगी किसकी वजह से, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, ये निकल गया। फिर उसके बाद आता है इंटेंस लैंड एंड सी ब्रिज। इंटेंस लैंड एंड सी ब्रिज, यहां पे देखिए लैंड एंड सी ब्रिज क्या होता है, ये डेली फिनोमिना होता है। ये होगी आपकी जमीन और ये हो गया आपका समुद्र का पानी। इसमें क्या होता है कि पानी की एक प्रॉपर्टी होती है, ये ठंडा बहुत लेट होगा, गर्म भी बहुत लेट होता है। लेकिन अर्थ जो ये आपकी जमीन है, ये क्या करती है, गर्म और ठंडी जल्दी हो जाती है। तो गर्म हुई, हवा ऊपर जाएगी, इस तरीके से यहाँ पे सेटल डाउन होना स्टार्ट होती है। तो ये क्या कहलाता है, लैंड एंड सी ब्रिज कहलाती है। यानी कि जो दिन में हवा जा रही है समुद्र की तरफ, इसका 180 डिग्री रिवर्सल होगा रात को। क्यों होगा, जमीन ठंडी हो चुकी है, जमीन क्या हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है। अब ये हॉट है, राइट। तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर क्या कर रही है, सीधी भागती हुई अंदर मूव कर रही है। यहां तक समझ में आ गया। तो ये आपका फिनोमिना इसके अंदर आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये डेली फिनोमिना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ विंटर में आपका होगा। देखिए डेली मतलब बारिश होगी ऐसी गारंटीड नहीं है, लेकिन कोस्टल एरिया के कुछ कुछ पार्ट्स के अंदर ना डेली डेली बारिश होती है। तो आपका अच्छा एक और पॉइंट यहां पे रह गया, जिसको बोला गया है साइक्लिनिक, जो साइक्लोन बनते हैं ना यहाँ पे, उसकी हवाओं की वजह से यहाँ पे बारिश आती है। तो साइक्लोन क्या हर साल बनता है, जी हाँ हर साल बनता है। क्या हर साल यहाँ पे साइक्लोन की वजह से बारिश आती है, जी नहीं, हर साल यहाँ पे साइक्लोन की वजह से बारिश नहीं होती। मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पे जो उड़ीसा वाला पार्ट है ना, साइक्लोन इस एरिया को इंपैक्ट करता है। तो ये जो पॉइंट है गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। राइट आंसर आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून। यहाँ पे डायग्राम में देखिए, अब देखिए जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था किस तरीके से हवाएं क्या कर रही हैं, अंदर एंटर कर रही हैं, ये है आपका साउथ वेस्ट मानसून। अब हवाएं क्या आ रही हैं, वापिस आ रही हैं, राइट। ये आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, हवा क्या आ रही है, वापिस आ रही है। मैं जो कलर यहाँ पे रेड ले लेता हूं ताकि आपको विजिबल हो पाए। एक मिनट रुक जाइए, ओके। तो यहाँ पे क्या कर रही है, हवाएं वापिस आ रही हैं। ये तो क्या है, जमीन से आ रही है, ठंड, ये बिल्कुल सूखी रहेगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये वाली जो ब्रांच है ना, ये आ रही है कहाँ से, समुद्र के ऊपर से होती हुई आ रही है।
और इस जगह पे ही आपका क्या आता है, मद्रास आता है। और यहाँ पे इतनी बढ़िया झमाझम बारिश होती है, राइट। ये एक रीज़न है बारिश क्यों होती है मद्रास में। और जब बारिश होती है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ऐसे कुछ चुनु मुन्नू छोटे मोटे क्या, ये छोटे छोटे बच्चे बहुत आनंद लेते हैं बारिश का। अब इसके बाद आता है सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें से कौन सी क्रॉप नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती है। देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है, ये हो गई आपकी मिट्टी और ये हो गया आपका एक छोटा सा पेड़ और ये हो गई पेड़ की क्या, ब्रांचेस। ब्रांचेस मतलब रूट्स हो गए यहाँ पे। अब देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब यहाँ पे ना नोड्यूल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, नोड्यूल्स बनेंगे। और ये जो नोड्यूल है ना, हम इस पेड़ को यहाँ से ऐसे काट दें और यहाँ पे जो बोलते हैं ना कि अगली फसल के लिए इसको बाहे ना, मतलब आपने देखे होंगे ना ट्रैक्टर के पीछे एक गोल गोल चक्कर से लगे होते हैं और उससे पूरी जमीन को एकदम नीचे वाली मिट्टी को ऊपर और ऊपर वाली मिट्टी को नीचे किया जाता है। अगर हम ऐसा ना करें ना तो यहाँ पे हमें यूरिया डालने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी अगर हमने ये जो उगाई है जिसको बोलते हैं बीन्स, ये बनाती है नोड्यूल्स बनाती है। किस तरीके से, देखिए ये क्या करती है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को यूज करती है और उसको एब्जॉर्ब करके अपनी फसल के साथ, मतलब जो उसकी जड़ें होती है ना वहां पे उसको क्या कर देती है, स्टोर कर देती है। ये एक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। आप इसको देखिए, बहुत सिंपल है। इसमें आप बस ये ध्यान रखिए, जो एक फ्री नाइट्रोजन है उसको कंबाइन कर दिया है हाइड्रोजन के साथ और ये क्या बन गया है, अलग अलग यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल रहे हैं, अमोनियम। फिर उसके बाद ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट में। फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया किसके अंदर कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट के अंदर। बस इतना ही फर्क है, इसके अंदर एक एक ओ बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, एक ओ बढ़ गया। यहाँ पे अमोनिया है यानी कि NH4। ये धीरे धीरे क्या होगा, अपनी शेप को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स से सिंप्लिसिटी की तरफ लेके जा रहा है, राइट। चलिए अगला जो सवाल है बहुत आसान है। लेटराइट सॉइल इज फाउंड इन इंडिया। बताइए लेटराइट सॉइल जो मिट्टी है कहाँ मिलती है, इंडिया के अंदर मिलती है। चलिए समझ गए, लेकिन कहाँ मिलती है ये बताइए। चलिए फिर दोबारा हम मैप की प्रैक्टिस करते हैं, कौन सी लोकेशन कहाँ है, इसको थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आपका ऑप्शन है वेस्टर्न घाट। बना लेते हैं भाई वेस्टर्न घाट, ये लीजिए। अरे ये वेस्टर्न घाट को क्या हो गया, वेस्टर्न घाट तो बिल्कुल पैरेलल है कोस्ट के, ये वेस्टर्न घाट हो गया। और ईस्टर्न घाट ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे डॉटेड डॉटेड लाइन बना रहा हूं, यानी कि कंटिग्यूअस नहीं है ये। उसके बाद आता है आपका डेक्कन प्लेट्यू, यानी ये वाला एरिया हो गया। वैसे इतनी ऊपर नहीं है ये, थोड़ा सा नीचे आता है। इसके बाद आती है सतपुड़ा रेंज। जैसे विंध्या और सतपुड़ा की ये दोनों रेंज है, ऐसे आप साथ साथ रहती हैं। विंध्या ऊपर है, सतपुड़ा नीचे वाली आ जाती है मध्य प्रदेश के अंदर। तो इसमें से लेटराइट सॉइल कहाँ मिलती है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वेस्टर्न घाट में। लेटराइट सॉइल मतलब इस तरीके से लाल मिट्टी होती है। और ये लाल क्यों होती है, क्योंकि मान के चलिए ये क्या है, मिट्टी है, इसके ऊपर जब कंसिस्टेंट पानी गिरता है तो पानी क्या करता है, अपने साथ जितने भी यहाँ पे मिनरल्स हैं उनको क्या करता है, अपने साथ नीचे लेके जाना स्टार्ट करता है। सिर्फ दो चीजों को नहीं लेके जाता, एक तो आयरन और दूसरा अमोनियम, ठीक है, या एल्यूमिनियम सॉरी, आयरन और एल्यूमिनियम को अपने साथ नहीं लेके जाता। आयरन क्या करता है, जो ऑक्सीजन है उसके साथ क्या करता है, आयरन ऑक्साइड डेवलप करता है और रेड कलर आपको इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देता है। और यही आंसर है हमारा कि आपको सबसे ज्यादा लाल मिट्टी कहाँ मिलती है। और हाँ एक और बात बता दूं, उड़ीसा के अंदर भी ये मिलती है, तमिलनाडु के अंदर भी ये मिलती है। चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल है, द ओल्डेस्ट माउंटेन, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सा है। आपने सही जवाब दिया, ये है अरावली। और मैंने आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन काम ये किया है, जितने भी यहाँ पे अलग अलग रेंजेस है उनके लिए यहाँ पे आपको एक ही मैप के अंदर क्या कर दिया है, क्लब करके सारी चीजें प्रोवाइड कर दी हैं। तो चलिए ये अरावली रेंज आपको कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देती है, आप इसको एक बार देख लीजिए। ये मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक है, आपको इशारा मिल गया है कि हमारा घर भी अरावली रेंज के आसपास ही है, राइट। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा ध्यान से देखिए कि कौन सी रेंज कहाँ पे है। ये आपकी माउंट आबू, राइट, जिसे माउंट गुरु शिखर भी बोला जाता है, राइट। माउंट आबू वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। फिर उसके बाद कैमूर हिल्स, फिर उसके बाद विंध्या, ये सारी चीजें आप इसके अंदर क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको देखते जाइएगा। इसके बाद आता है 10th सवाल, लाइन डिमार्केटिंग। लाइन डिमार्केटिंग
बाउंड्री इन इंडिया एंड चाइना, मतलब कि इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है उसको क्या बोला जाता है? डूरंड लाइन। ये कहाँ आती है बताइए? मैकमोहन लाइन ये कहाँ आती है? स्ट्रैफोर्ड। अरे मैंने इसको बहुत सर्च किया, ये इंडिया के अंदर नहीं है, ये विदेश में है। ठीक है, कहाँ पे है मुझे उसका नाम फाइंड आउट नहीं हो पाया, तो मैंने आपके लिए क्या किया है, यहाँ पे जो मैकमोहन लाइन है वो डिपिक्ट करती है किसको? जो इंडिया और चाइना को सेग्रीगेट करती है, राइट। तो ये वाली कौन सी लाइन है? ये है रेड क्लिफ लाइन, राइट। ये रेड क्लिफ लाइन है जो कि किसके बीच में है? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है। इसके बाद जो डूरंड लाइन है वो आती है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है, लेकिन इसको हम इंडिया के लिए भी कंसिडर करते हैं क्योंकि हम जो पीओके है, पीओके को हम अपना ही हिस्सा मानते हैं और वहां पे हमारा 80 किलोमीटर के आसपास का जो ये अपर जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला, इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये इंडिया से अलग करता है किसको? अफगानिस्तान को, और वो डूरंड लाइन है। और इसी तरीके से यहाँ पे ये चाइना वाला पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश, जो कि मैकमोहन लाइन को डिपेक्ट करता है। और चाइना क्या बोलता है? अरे ये तो अपना ही है, ये अरुणाचल प्रदेश कोई नहीं, ये अपना ही है भाई। तो ये कौन बोलता है? ये बोलता है चाइना। तो यहाँ पे हमारा अगला जो डे 2 था कंप्लीट हुआ। अब हम आपसे मिलेंगे डे 3 के लिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेक्चर खत्म होते ही रीड रिपीट रिवाइज आपको जरूर करना है। 20 मिनट का लेक्चर हुआ है, आप डबल स्पीड में करेंगे, विद इन 10 मिनट में सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, टेलीग्राम का लिंक दिया है, नीचे जाइए, PDF सारे आपको वहां मिल जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। सभी आप क्या कीजिए, पढ़िए और बढ़ते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।